आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप सभी को शुद्ध हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। मॉडल पेपर इसमें सबसे पहले लिखा रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर खंड का में 50 अंक का पूछा जाएगा और खंड खा से 50 अंक का पूछा जाएगा। खंड का में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य का इतिहास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी काव्य का इतिहास से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक है। नंबर 1 भारत दुर्दशा, नंबर 2 नहुस, नंबर 3 न आने वाला कल और नंबर 4 चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है नंबर 2 नहुस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी को लिखना होगा। नंबर 2 है ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। नंबर 1 एकांकी, नंबर 2 जीवनी, नंबर 3 नाटक, नंबर 4 उपन्यास। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 नाटक। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? नंबर 1 भारतीय युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग और नंबर 4 शुक्लोत्तर युग। इसका सही उत्तर है नंबर 2 द्विवेदी युग। चौथा प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। नंबर 1 हरिशंकर परसाई, नंबर 2 वासुदेव सरल अग्रवाल, नंबर 3 मोहन राकेश और नंबर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसका सही उत्तर है नंबर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पांचवा प्रश्न है, गुनाहों के देवता कृति है। नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंबर 2 गुलाब राय की, नंबर 3 धर्मवीर भारती की और नंबर 4 रघुवीर सहाय की। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 धर्मवीर भारती की। इस प्रकार 5 प्रश्न गद्य का इतिहास से पूछे जाएंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी काव्य का इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नंबर 1 1954 में, नंबर 2 सन 1943 में, नंबर 3 सन 1938 में और नंबर 4 सन 1936 में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 सन 1943 में। अगला प्रश्न है, दूसरा है, प्रियप्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर और नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 बिहारी और नंबर 4 कबीरदास। इसका सही उत्तर है नंबर 4 कबीरदास। इसी में चौथा क्वेश्चन है, चिंतामणि कवि हैं। नंबर 1 रीत सिद्ध वर्ग के, नंबर 2 रीत मुक्त वर्ग के, नंबर 3 रीत रहित वर्ग के और नंबर 4 रीतिबद्ध वर्ग के। इसका सही उत्तर है रीतिबद्ध वर्ग के। पांचवा प्रश्न है इसका, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नंबर 1 गोरखनाथ, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 जगनिक और नंबर 4 सरहपा। इसका सही उत्तर है नंबर 4 सरहपा। इस प्रकार 5 प्रश्न काव्य से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्न दिए रहेंगे और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमें करने होंगे। तो इसका पहला गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया, यह अनंत काल से है,
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये हमारा गद्यांश है। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर होगा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसी गद्यांश से इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। चौथा प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? इसका उत्तर है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अंतिम प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है, राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता तथा महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु धर्म भी है। इसी में अथवा दूसरा गद्यांश है जो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृत से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल हैं एवं शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? इसका उत्तर है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? इसका उत्तर है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये सारे प्रश्न के उत्तर इसी पैराग्राफ में छिपे होते हैं, इसी से लिखना होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है? चौथे का उत्तर है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृत कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृत से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। इसका अर्थ है,
राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृत का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृत के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर नहीं लगेगी। चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश 2 दिए रहेंगे अथवा करके एक पद्य में 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों को हमें करना होगा। तो इसका पहला पद्यांश है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक के जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। ये हमारा पद्यांश है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस सांध्य गीत से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? इसका उत्तर है, प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। चौथा प्रश्न है, नैनों में दीपक के जलते इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नैनों में दीपक के जलते इसमें उपमा अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मैं नीर भरी दुख की बदली। रेखांकित अंश की व्याख्या है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरे आंखों में आंसू भरे रहते हैं। दूसरा पद है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की योग कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये दूसरा पद्यांश हमारा है। किसी एक पद के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? इसका उत्तर है, राधा पवन दूतिका से कह रही हैं, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकान को दूर कर देना। तीसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण तथा उपमा अलंकार है। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद में ले श्रांति खोना, ओठों की योग कमल मुख की म्लानताएं मिटाना,
ये रेखांकित अंश है। इसका अर्थ है राधा पवन को समझाती हैं, मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं तुम्हें दिखाई देंगी, अतः तुम्हें उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, तो कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उन कोमलांगी स्त्रियों को वस्त्र रहित मत कर देना। ये ऐसा करना तुम्हें क्षम भी नहीं है। यदि थकी हुई कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़े तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना तथा उनके ओठ और कमल जैसे मुख पर आई हुई मलिनता को मिटा देना। ये इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। लेखक का साहित्यिक परिचय 3 अंक का होगा और रचनाएं 2 अंक की होंगी। नंबर 1 है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 2 है वासुदेव सरल अग्रवाल। नंबर 3 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और इसी में दूसरा खंड है खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक परिचय इसमें भी 3 अंक का होता है और रचनाएं 2 अंक की होती हैं। इस प्रकार 5 अंक का साहित्यिक परिचय दोनों में एक गद्य से और एक पद्य से करना होता है और शब्द सीमा निर्धारित होती है कि 80 शब्द से अधिक ना हो। इसमें पहले कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। इस सारे जीवन परिचय तुम्हें प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। शब्द सीमा इसमें भी दिया रहता है कि अधिकतम 80 शब्द हो, अथवा इसी में दिया रहेगा किसी एक का करना होगा। बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें पहला है ध्रुव यात्रा का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है तथा विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता हो। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, स्त्री रो रही है, प्रेम का प्रसन्न है। स्त्री अर्थात पत्नी की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों लोग प्रेम की सुनेंगे। प्रेम अपने सिवा और कुछ नहीं जानता। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। यह ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न है 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारे जनपद में श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर सप्तम सर्ग अर्थात अभिशाप सर्ग का वर्णन कीजिए और शब्द सीमा है 80 शब्द से अधिक ना हो। तो सप्तम सर्ग में है श्रवण कुमार अभिशाप सर्ग। श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति का करुण विलाप का चित्रण किया गया है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट जाता है और वे विलाप करते करते मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर बाद मूर्छा से जागते हैं तो फिर विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि में खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों और सुकर्मों का स्मरण कर विलाप करते हैं। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि पाप आपने अनजाने में किया है, लेकिन पाप तो पाप है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया
उन्होंने कहा कि पुत्र शोक में तड़प रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अजनंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। इस प्रकार दोनों अंधे माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। खंड का में 50 अंक हो गए। अब दूसरा है खंड खा। खंड खा में पहला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हमें अर्थ लिखना होगा। पहला गद्यांश है बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशान्तेपि साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्ता अनधिकृत्य एव अभवत्। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे तिष्ठावन्तो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। यह इसका पैराग्राफ है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता से उद्धृत है। इसका अर्थ है बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीति स्वरूप ग्रहण किया है। यह इसका अर्थ है। दूसरा है अथवा करके लिखा रहेगा, किसी एक का हमें संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। दूसरा है याज्ञवल्क्य उवाच नवा अरे मैत्रेयी पत्युकामाय पति प्रियो भवति आत्मनमस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति नवा अरे जायया कामाय जाया प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय जायां प्रियं भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनमस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह दूसरा पैराग्राफ है। इसका संदर्भ सहित अर्थ इस प्रकार है, लेकिन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ हमें लिखना होगा। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ होगा याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अर्थात अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है, न ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, न ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, परंतु अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे के लिए सुख देना नहीं, तृप्ति करना होता है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही
पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि प्रिय होते हैं। इसी खाखंड में अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद करना होगा। पहला श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेति विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेति सुखम। इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी से उद्धृत किया गया है। इसका अर्थ है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। इसी में अथवा करके दूसरा श्लोक दिया रहेगा, लेकिन किसी एक श्लोक का हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना होगा। दूसरा श्लोक है, न मे रोचते भद्रम वाउलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पत्स्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ये श्लोक है, इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम से उद्धृत है। इसका अर्थ है, उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोधहीन का मुख देखो, जब क्रोध करेगा तो कैसा होगा। ऐसा कौवा ने उल्लू को कहा। ये दूसरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है, अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग होगा, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। नंबर 2 दूसरा है, अगला है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है घर की वस्तु का कोई मान न होना। वाक्य प्रयोग है, जैसे आपके घर में आपका बड़ा भाई बुद्धिमान है लेकिन उससे सलाह न लेकर के दूसरों के हम तलवे चाटते हैं, तो कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होगा, स्वयं काम न आने पर दूसरों पर दोष मढ़ना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, जैसे तुम्हारा दोस्त को कुछ नहीं आता है तो कहने लगता है कि परीक्षा में क्या बताऊं, मेरा कलम खराब हो गया इसलिए मैं नहीं लिख सका। तो कहने का अर्थ ये है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगला है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ होता है सशंकित रहना। वाक्य प्रयोग है, जैसे गुरुजी ने पूछा कि कुर्सी को किसने तोड़ा, तो जिसने तोड़ा था उसने कहा, सर मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो गुरुजी तुरंत समझ लिया कि मैंने इससे तो कहा ही नहीं, इसलिए इसी व्यक्ति ने कुर्सी को तोड़ा होगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, अर्थात वह सशंकित हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस सामान्य वाले बच्चों के लिए नया प्रश्न है। ये नया जुड़ा हुआ है, जो अपठित गद्यांश आएगा 5 अंक का, उसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और 1 प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यह अपठित गद्यांश है, प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए। यह हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं, छाया देते हैं औरों के लिए, सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है। इन्होंने कहाँ अपना प्रकाश पुंज समेटा है, नदियां कहाँ अपने को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने को बांधे रखते हैं। यह कृपणता तो मेरी समझ में अपराध है, यह भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन यह भारी भूल है। अगर हम किसी को अपनी ज्ञान संपदा सदा सहता संपदा से सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए उसे कष्ट होगा। संसार विशाल है, कहीं न कहीं उसका काम हो जाएगा, कोई न कोई उसकी सहायता कर ही देगा। लेकिन हमें कृपणता, असहायता, अदया की ग्रंथ विकसित होती रहेगी जो अंततः मनोरोग के रूप में परिणित हो जाएगी। यह हमारा गद्यांश का अपठित पैराग्राफ है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति से व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती है? दूसरा प्रश्न, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा तथा नदियों के कार्यकलापों का क्या लक्ष्य है? तीसरा प्रश्न है, मानव के किस विचार को भारी भूल माना गया है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। नंबर 1 है अंश और अंश, एक में दंत सा है और दूसरे में तालव्य सा है, तो इसका होगा भाग, कंधा, कंधा, भाग, सूर्य, चंद्रमा और घा है माच और आंच। इसका सही उत्तर होगा, पहले अंश का अर्थ है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ है भाग, तो खाखंड सही है, कंधा और भाग। दूसरा इसी में दिया गया है, कपट और कपाट। पहला ऑप्शन दिया गया है कप और प्लेट, खा है किवाड़ और खिड़की, गा है धोखा और दरवाजा, घा है पर्दा और किवाड़। इसका सही उत्तर है धोखा और दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है अनंत। अनंत के 2 अर्थ हैं आकाश और समुद्र। दूसरा है खग। खग के 2 अर्थ हैं पक्षी और तार। 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे कि इन्हीं 2 के अर्थ हमें लिखने होंगे। तीसरा है अली। अली के 2 अर्थ होते हैं, नंबर 1 भंवरा और नंबर 2 सखी। चौथा दिया गया है नाग। नाग का अर्थ होता है सर्प और नाग का अर्थ होता है हाथी। अगला प्रश्न है, गाखंड है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो जीता ना जा सके। काखंड अजय, खा अमर, गा अजर और घा है लक्ष्य। इसका सही उत्तर है काखंड अजेय। दूसरा है, जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बड़वाग्नि। इसी में घाखंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य है, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी। इसका सही होगा केवल 100 रुपए की बात थी। दूसरा है, हवा ठंडी बह रही है। इसका सही उत्तर होगा ठंडी हवा बह रही है। अगला है, परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो इसका शुद्ध होगा परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है, शांत अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न है, खाखंड इसी में, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण का उदाहरण सहित लिखिए। इसी में गाखंड दिया रहेगा, चौपाई अथवा सोरठा छंद की मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा है, किसी बैंक के प्रबंधक को अपना व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। नंबर 1, बेरोजगारी की समस्या। नंबर 2, आतंकवाद की समस्या और समाधान। नंबर 3, भ्रष्टाचार महान अभिशाप। और नंबर 4, मेरा प्रिय कवि। रस, छंद, अलंकार के वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें देखें। प्रार्थना पत्र एवं निबंध के वीडियो आपको चैनल पर जल्द मिल जाएंगे। धन्यवाद।